हाय गुड मॉर्निंग जी। पार्ट 3 कर रहे हैं हम लोग। गेट 2024 बीटी और एक्सेल कंबाइंड करके। तारीख है आज 10 फरवरी 2024। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन कैन रिवर्स ट्रांसलेट टू मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए कैन रिवर्स ट्रांसक्राइब टू डीएनए, आरएनए इज यूज्ड टू ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन एंड डीएनए ट्रांसक्राइब टू आरएनए। सेंट्रल डोगमा ये सारी कहानी की जड़ है। हम जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बन जाता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से वापस सीटीएनए, ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए की बात कर रहा हूं मैं। और हमने वायरसेस में तो ये भी देखा है कि आरएनए से आरएनए भी बन जाते हैं। अब कहानी यही थी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए साहब, प्रोटीन को अभी तक हमने वापस आरएनए बनते हुए नहीं देखा है, तो ये है फॉल्स। मैसेंजर आरएनए डीएनए बना सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, ट्रू। आरएनए प्रोटीन बना सकता है, ये बात भी ठीक है, ट्रू। और डीएनए से आरएनए बन जाता है जिसे आप ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो, ये स्टेटमेंट भी ट्रू। तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर ए। अब बताइए क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन इज करेक्ट। देखिए एन एडिशन की जो स्टोरी है ये इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स के रीअरेंजमेंट को लेकर के, जहां पर हम लोग वीडीजे जॉइनिंग की बात कर रहे होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कि एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन इज टेम्पलेट डिपेंडेंट, एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन इज कॉमन इन वीडी एंड डीजे जॉइनिंग, इट इज एडिड बाय डीएनए पॉलीमरेज 2, और लास्ट ऑप्शन है इट इज एडिड बाय टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। तो देखिए मोटे रूप से समझ लीजिए कि जब भी कभी डिफरेंट रीजन्स ऐड होंगे एंटीबॉडी बनाने के लिए वीडीजे, तो यहाँ तीन तरह की बातें हमें देखने को मिलती है, जिनमें से एक को तो कहते हैं हम लोग जंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन, और तीसरा है एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन, खासतौर से जब डी और जे की जॉइनिंग हो रही होती है। इसी को लेकर सवाल भी था। तो हेयर पिन खोलने के लिए एंजाइम आते हैं, और जैसे ही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाते हैं तो भाई टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम आता है, और ये कुछ भी बेस यहाँ ऐड कर देगा इन दोनों के बीच में। अब क्योंकि ये बेस कुछ भी ऐड कर सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं एन एडिशन। एन मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा इसको कंप्लीट ऐड करने के लिए इसे कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए होती। ये डीएनए पॉलीमरेज की फैमिली का मेंबर है, टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज, बट ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है। अब क्वेश्चन देख लो, तो यहाँ ए न्यूक्लियोटाइड एडिशन इज टेम्पलेट डिपेंडेंट, ये बात गलत है। एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन इज कॉमन इन वीडी एंड डीजे जॉइनिंग, ये भी गड़बड़ है। इट इज एडिड बाय डीएनए पॉलीमरेज 2, गलत। इट इज एडिड बाय टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, ये है ठीक। इस एंजाइम का पूरा नाम है टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज, टीडीटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको हम लोग। अब ये क्वेश्चन है कोडोन बायसनेस को लेकर के कि इज रिलेटेड टू विच ऑफ द टाइप ऑफ आरएनए। देखिए अगर मैं आर्जिनिन की बात करूं, जेनेटिक कोड को देखूं उठा करके, तो कुल मिलाकर के 6 डिफरेंट कोडोन्स हैं जो आर्जिनिन को कोड करने के लिए जेनेटिक कोड में दिखाए गए हैं। इनमें से कुछ कोडोन्स को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ को काफी कम इस्तेमाल करते हैं हम ह्यूमन। ड्रोसोफिला की बात करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सीजीसी को लगभग 50% बार ये इस्तेमाल करना चाहेगा, यानी कि इसके मैसेंजर आरएनए में जहां जहां आर्जिनिन कोड करने के लिए मैसेज है वहां मोस्टली सीजीसी देखने को मिलेगा। ऐसी ही कहानी मुझे इकोलाई के अंदर भी है। अब अगर इमेजिन कीजिए हम किसी ह्यूमन की जीन को ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं इकोलाई में प्रोटीन बनाने के लिए, तो ह्यूमन में अगर एजीए कोडोन है आर्जिनिन को कोड करने के लिए, तो जब हम इस जीन को इकोलाई के जीनोम में डालेंगे और वहां से एक्सप्रेस कराएंगे तो आरएनए तो बन गया, लेकिन आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगा, क्योंकि इकोलाई में एजीए को पहचानने की क्षमता नहीं है। इन बातों को देख करके ही हमें समझ में आया कि सभी ऑर्गेनिज्म एक समान कोडोन का इस्तेमाल नहीं करते, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोडोन बायसनेस। तो जब भी कभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करोगे, तो पहले आपको जो भी आप इंसर्ट डालना चाहते हो प्रोटीन बनाने के लिए, उसको आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है उस होस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग कोडोन चेंज करके, ताकि कोडोन बायसनेस आपके प्रोटीन सिंथेसिस पर असर न डाले। अब रही बात इस क्वेश्चन के आंसर की, तो क्योंकि कोडोन बायसनेस वाली कहानी मैसेंजर आरएनए की कोडोन से संबंधित थी, तो इसका आंसर है ए, मैसेंजर आरएनए से रिलेटेड। अब हालांकि एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये सारी कहानी ऐसी होती क्यों है, ये ट्रांसफर आरएनए की वजह से है। ट्रांसफर आरएनए क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म में एक समान नहीं पाए जाते, हमारे पास किस टाइप के ट्रांसफर आरएनए मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग कोडोन को पहचानने की क्षमता भी होती है।
सभी ऑर्गेनिज्म में 64 कोडॉन्स को पढ़ने के लिए ट्रांसफर आरएनए नहीं होते पूरी तरीके से। आप जानते हैं 64 में से 3 तो स्टॉप कोडॉन हो गए, उनके लिए ट्रांसफर आरएनए चाहिए ही नहीं। लेकिन बाकी बचे हुए 61 कोडॉन्स को पढ़ने के लिए 61 ही टाइप के ट्रांसफर आरएनए होने चाहिए, लेकिन आमतौर पे 22-23 टाइप के आरएनए ही पाए जाते हैं। अब ये कौन से टाइप के हैं, यही कोडॉन बायसनेस डिसाइड करते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो क्या मांगना चाह रहे थे। मेरे हिसाब से वो ट्रांसफर आरएनए वाली स्टोरी थी जिस क्वेश्चन को वो प्रेफर कर रहे थे। अब आया मैच द फॉलोइंग। कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, पर जो भी है देखिए। पोलैरिटी के बेस पर सेपरेट करने के लिए टेक्निक अवेलेबल है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। आयनिक चार्ज के बेस पर आप आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी सहारा ले सकते हैं। देखिए, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में बेसिकली पीएच की कहानी होती है। किस पीएच पर कौन सा प्रोटीन कैसी कंडीशन में पाया जाएगा, इसी पर माइग्रेशन डिसाइड होता है। रही बात सोल्टिंग आउट की, तो भाई सोल्टिंग आउट प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके बाहर निकालना सॉल्यूशन से, उसका एक रास्ता है प्रोटीन कंसंट्रेट बनाने के लिए। और HPLC बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। यहाँ पर हम अलग अलग तरह के मोबाइल या स्टेशनरी फेस इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग चार्ज के बेस पर या फिर पोलैरिटी के बेस पर या फिर साइज के बेस पर अपने कंपोनेंट को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग इस बात के ऊपर कि भाई आपने क्या स्टेशनरी फेस इस्तेमाल किया है, आपका सेग्रीगेशन का जो प्रॉपर्टी होगा वो बदल जाएगा। अब ऐसे ही प्रोटीन वाली कहानी में से एक क्वेश्चन और भी है बीटा मरकैप्टोएथेनॉल को लेकर के कि बीटा मरकैप्टोएथेनॉल कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है। देखिए, जब भी आप किसी प्रोटीन को जेल पर चलाना चाहेंगे तो आप यही कोशिश करते हैं कि प्रोटीन अपना स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन खो दे ताकि आराम से जेल के मैट्रिक्स में ट्रैवल कर सके। ऐसा करने के लिए हम बीटा मरकैप्टोएथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, और हम SDS का इस्तेमाल करते हैं जो कि सारे नॉन कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और सारे प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करा देगा। इस तरीके से प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, और अगर मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है तो उसकी यूनिट्स अलग अलग हो जाती हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इन यूनिट्स का सेग्रीगेट करना आसान होता है और तब हम इन्हें स्टडी भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि भाई बीटा मरकैप्टोएथेनॉल किस तरह के बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो आंसर है डाइसल्फाइड बॉन्ड, मतलब सल्फर सल्फर वाले बॉन्ड। आपके पास भी कुछ क्वेश्चन होंगे बायोटेक के और लाइफ साइंस के जिनके सॉल्यूशंस की आपको जानने की इच्छा होगी, तो आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। क्वेश्चन कोशिश कीजिए कंप्लीट विद ऑल फॉर द ऑप्शन हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए फिर जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।